Good morning, everyone. Uh, this is the last lecture for the chapter number 14, I think. So the topic is geothermal energy. Last time we have discussed about the ocean thermal energy. So in case of the geothermal energy, geo means earth. ठीक है, थर्मल का मतलब होता है हीट. तो अर्थ के अंदर की जो हीट है उसमें से जो एनर्जी मिल सकती है उसको कहा जाता है जियोथर्मल एनर्जी. सो एनर्जी स्टोर्ड एज हीट इनसाइड द अर्थ. अब ये है कि आपकी मतलब जो अर्थ जो है वो अर्थ का जो कोर रीजन जो है, जो सेंटर जिसको हम कहते हैं, वो अभी भी बहुत हॉट है. जहाँ पर जो मेटल्स होंगी या जो रॉक्स होंगे वो अभी भी आपको वहाँ पर लिक्विड फॉर्म में देखने को मिल सकते हैं ड्यू टू हाई टेम्परेचर. सो दिस रीजन विच इज़ वेरी हॉट नियर द कोर और सेंटर ऑफ द अर्थ. सो व्हेन द वाटर कम्स इन द कॉन्टैक्ट विद दैट हीट, जो हमारे अंदर ग्राउंड वाटर तो है ही, आपको पता ही है, तो वो ग्राउंड वाटर जो है वो उस टेम्परेचर के कांटेक्ट में आता है, उस हीट के कांटेक्ट में आता है, तो वो भी गर्म होता है. ठीक है. एंड दिस हॉट वाटर और द वेपर इट इज स्टोर्ड अंडर द कैविटीज ऑफ दिस क्रस्ट ऑफ द अर्थ. तो अर्थ का जो सबसे ऊपर का जो लेयर उसको हम कहते हैं क्रस्ट लेयर, और उसके नीचे कहीं कहीं पर कैविटीज़ हैं, खाली जगह हैं, आप केव्स भी बोल सकते हैं. वहाँ पर ये गर्म पानी या जो वेपर हैं वो जमा होते हैं. और कई कई जगहों पर तो ऐसा भी होता है कि ड्यू टू सम क्रैक्स इन द क्रस्ट लेयर दिस वाटर वेपर और दिस हॉट वाटर कम्स आउट नेचुरली, वो बाहर आते हैं. ठीक है, जिसको हम कहते हैं हॉट वाटर स्प्रिंग्स. हॉट वाटर स्प्रिंग्स. तो ये हॉट वाटर आपको ज़मीन के अंदर से ही बना बनाया मिलेगा. ठीक है. सो वी कैन यूज़ दिस स्टीम to move the turbine to produce electricity. So आपके पास और कुछ नहीं करना है. वी हैव वाटर वेपर, रेडी मेड वाटर वेपर है, तो सिर्फ उसको पाइपलाइन थ्रू टरबाइन को घुमाने के लिए यूज़ करना है. सो द स्टीम ऑफ अंडरग्राउंड वाटर इज टेकन आउट बाय सिंकिंग पाइप्स थ्रू होल्स ड्रिल्ड इन द अर्थ्स क्रस्ट, एंड द स्टीम अंडर हाई प्रेशर इज यूज्ड टू रोटेट द टर्बाइन्स ऑफ द जनरेटर टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी. तो ये काफ़ी सस्ता भी रहता है, क्योंकि हमारे पास जो हीट देने के लिए जो आपको फ्यूल यूज़ करने पड़ते थे, ठीक है, वो नहीं करना है, क्योंकि आपके पास वाटर वेपर रेडी है. तो जस्ट आपको उसको इंस्टॉल ही करना है. आप इंस्टॉल करेंगे और आपके पास जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन है वो चालू हो जाएगा. सो द थिंग इज़ दैट कि द लोकेशन फॉर दैट इज़ वेरी लिमिटेड. ये एक प्रॉब्लम है. यहाँ पर आपके पास इतने सारे लोकेशंस नहीं हैं कि जिसको आप बड़े पैमाने के ऊपर आप उसको इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर सकें. सो द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वुड बी नॉट मच, वो ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन कॉमर्शियली वायबल साइट्स जो हैं ये बहुत कम होती हैं. लेकिन फिर भी हमारे पास कुछ ऐसे देश हैं, कंट्रीज़ हैं, जैसे कि न्यूजीलैंड है, यूएसए हैं, जहाँ पर उन्होंने नंबर्स ऑफ पावर प्लांट्स इंस्टॉल किए हैं विच इज़ बेस्ड ऑन द जियोथर्मल एनर्जी. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ न्यूक्लियर एनर्जी. न्यूक्लियर एनर्जी जो है वो हैवी एटम के जो न्यूक्लियस होते हैं उसमें से रिलीज़ की जाती है, इसलिए उसको न्यूक्लियर एनर्जी बोला जाता है. एंड द प्रोसेस फॉर दैट इज़ न्यूक्लियर फिजन प्रोसेस. न्यूक्लियर फिजन प्रोसेस. सो न्यूक्लियर एनर्जी विच इज स्टोर्ड इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम. हमारे पास दो तरह की हैं. अभी हम पहले न्यूक्लियर फिजन के बारे में बात कर लें. न्यूक्लियर फिजन में होता क्या है कि एक हैवी एटम का जो न्यूक्लियस होता है, जैसे यूरेनियम है, थोरियम है, प्लूटोनियम है, ठीक है, ऐसे
ऐसे जो हैवी एटम के पार्टिकल्स या न्यूक्लियस जो होते हैं उनको तोड़ा जाता है, और जब वो टूटते हैं तब उसमें से ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ द एनर्जी जो है वो रिलीज़ होती है, और इस प्रोसेस का नाम है न्यूक्लियर फिजन प्रोसेस। सो व्हेन अल्फा पार्टिकल्स आप ले सकते हैं, या आप न्यूट्रॉन भी यूज़ कर सकते हैं। वी कैन यूज़ न्यूट्रॉन को उस हैवी एटम के ऊपर बम्बार्ड किया जाएगा, मारा जाएगा। सो व्हेन bombarded with the low energy neutrons, this type of heavy atoms can split into two lighter nuclei। तो वो टूटकर दो छोटे छोटे न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाता है। लाइटर न्यूक्लियाई मतलब हल्के वाले, जो हैवी था उसकी जगह से अब उसकी जगह पर दो छोटे छोटे हल्के न्यूक्लियाई बन जाएंगे। जब ये होता है तब ओरिजिनल न्यूक्लियस का जो मास होता है वो, और जो दो न्यूक्लियाई छोटे बने हैं उनका मास देखा जाए तो उनमें डिफरेंस होता है। जो मास था ओरिजिनल, जब वो दो छोटे टुकड़ों में स्प्लिट हो जाता है, उन दोनों टुकड़ों का मास और ये ओरिजिनल मास दोनों में डिफरेंस होता है। जो दो टुकड़े हुए हैं उनका सम करके देखेंगे मास, तो वो लिटल बिट ऑफ कम रहेगा, लेस देन द ओरिजिनल वन। एंड बाय द फॉर्मूला गिवन बाय द आइंस्टाइन E इज इक्वल टू mc² के हिसाब से ये जो कम हुआ है मास वो एनर्जी में कन्वर्ट होता है। द मास विच इज़ लॉसेस इन दिस रिएक्शन, इट इज़ कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। दिस इज नोन एज, the process is known as nuclear fusion and the energy is known as nuclear energy. So the fission of an atom of uranium produce 10 million times the energy produced by the combustion of an atom of carbon from coal। मतलब कॉल की कंपेयर में अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो आपको एनर्जी मिलने वाली है वो 10 मिलियन टाइम्स ज़्यादा होती है। मतलब वेरी ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय दिस न्यूक्लियर एनर्जी। इन अ न्यूक्लियर रिएक्टर डिज़ाइन फॉर इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन, सच न्यूक्लियर फ्यूल कैन बी पार्ट ऑफ सेल्फ सस्टेनिंग फ्यूजन चेन रिएक्शन। यहाँ पे एक चेन रिएक्शन होता है, सेल्फ सस्टेनिंग चेन रिएक्शन। चेन रिएक्शन का मतलब क्या होता है बच्चों, कि जब आपने एक न्यूट्रॉन से यूरेनियम के न्यूक्लियस के दो टुकड़े कर दिए, उसमें से दो छोटे छोटे टुकड़े हुए, वो तो सब ठीक है, लेकिन साथ में 2-3 न्यूट्रॉन्स भी प्रोड्यूस होते हैं। वही 2-3 न्यूट्रॉन्स जो हैं फिर वो यूटिलाइज किए जाएंगे दूसरे यूरेनियम के न्यूक्लियस को तोड़ने के लिए, और सेम थिंग चलती रहेगी, ये प्रोसेस चलता रहेगा, जिसको हम कहते हैं चेन रिएक्शन। सो दिस चेन रिएक्शन वो कंट्रोल्ड मैनर में चलता रहता है, और जिससे आपको ह्यूज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो है एनर्जी है वो प्रोड्यूस होती है। उसी एनर्जी को यूटिलाइज कर सकते हैं, वी कैन यूज़ दैट एनर्जी टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। इस तरह से हम इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए ये न्यूक्लियर एनर्जी को यूटिलाइज कर सकते हैं। तो बच्चों ये न्यूक्लियर एनर्जी था। न्यूक्लियर फिजन प्रोसेस से हमें ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी जो मिलती है उसके बारे में बात करी। उसके साथ साथ आपके पास न्यूक्लियर फ्यूज़न प्रोसेस भी हैं। द नेक्स्ट प्रोसेस इज़ न्यूक्लियर फ्यूज़न प्रोसेस। देखो फ्यूज़न प्रोसेस की क्यों ज़रूरत पड़ी, क्योंकि आपके पास इतने सारे न्यूक्लियर फ्यूज़न प्रोसेस थी, इतनी ह्यूज अमाउंट ऑफ, जैसे हमने कहा कि 10 मिलियन टाइम्स दैट ऑफ कार्बन। लेकिन प्रॉब्लम वहाँ पर ये था कि न्यूक्लियर एनर्जी जो है उसमें जो यूरेनियम जो यूज़ किया जाता है वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, जिससे रेडिएशन फैलने का डर है। सेकंड थिंग कि उसमें से जो वेस्ट प्रोड्यूस होता है, ठीक है, उस वेस्ट को डिस्पोज करना एक बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि वो वेस्ट अभी भी
रेडियो एक्टिव होता है, उसमें से कुछ ना कुछ रेडियो एक्टिव रेडिएशंस जिसको हम बोलते हैं वो निकलते रहते हैं। एंड दे आर वेरी 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 हज़ार्डस टू नेचर, वो हमारे नेचर के लिए बहुत हार्मफुल हैं। वो एनिमल्स को, प्लांट्स को, ह्यूमंस को, सबको वो डैमेज कर सकते हैं। इवन दो दे कैन प्रोड्यूस कैंसरस डिसीज़। So improper nuclear waste storage and disposal result in environmental contamination। और जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं वहाँ पर भी अगर कुछ ऐसा प्रॉब्लम हुआ जहाँ पर ये हो सकता है कि कुछ लीकेज हुआ, ठीक है, तो ये बहुत बड़ा नुकसान कर सकता है हमारे एनवायरनमेंट को, हमारे इकोसिस्टम। एंड द हाई कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट and high risk of environmental contamination and limited availability of uranium, ये 3 रीज़न से हम उसको ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते हैं। नहीं तो आपके पास एनर्जी बहुत अच्छी खासी होती, लेकिन ड्यू टू दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स, हाई इंस्टॉलेशन कॉस्ट, एनवायरमेंटल कंटेमिनेशन एंड लेस अवेलेबिलिटी ऑफ यूरेनियम, जिससे हम इसको ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते। इसीलिए फिर न्यूक्लियर फ्यूज़न के बारे में सोचा गया। न्यूक्लियर फ्यूज़न क्या है? तो इससे उल्टा है, 2 छोटे छोटे न्यूक्लियाई को कंबाइन कर देंगे। एट दैट टाइम ऑल्सो ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी रिलीज्ड। ओके, तो व्हेन द 2 लाइटर न्यूक्लियाई ज्वाइन टू फॉर्म अ हेवी न्यूक्लियस and tremendous amount of energy is released, and this is the process which is taking place in the sun, solar stars। उस प्रोसेस को कहा जाता है, वहाँ पर जो सन पे चल रही है उसको कहते हैं अपन थर्मोन्यूक्लियर फ्यूज़न प्रोसेस। थर्मोन्यूक्लियर फ्यूज़न प्रोसेस, फ्यूज़र होना है, फ्यूज़ मतलब जुड़ जाना, कंबाइन हो जाना। सो न्यूक्लियर फ्यूज़न प्रोसेस यूटिलाइज इन न्यूक्लियर रिएक्टर टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, वेयर एज न्यूक्लियर फ्यूज़न जो है उसमें भी प्रोसेस यही होता है, लेकिन मतलब मोटिव सेम है लेकिन प्रोसेस अलग रहता है। तो जैसे हाइड्रोजन के एटम हैं, ठीक है, तो 1 2 3 4 हाइड्रोजन के एटम जुड़ जाएंगे और एक हीलियम का न्यूक्लियस बनाते हैं। 4 हाइड्रोजन के एटम का मास होता है 1, जबकि हीलियम का एटॉमिक मास होता है 4। तो 4 nuclei of hydrogen combine together to form a helium. At that time, tremendous amount of energy is released, which is known as thermonuclear fusion process or nuclear fusion process. And by that process, we can also produce high amount of energy. ठीक है, तो ये था आपके लिए न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर फ्यूजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन। Now the last is एनवायरमेंटल कंसिक्वेंसेस। तो एनर्जी सोर्सेस शुड बी यूज जुडिशियली, अदरवाइज इट वुड डिस्टर्ब द एनवायरनमेंट। जो भी आपके एनर्जी सोर्सेस हैं उसको आपको जुडिशियली यूज़ करना है, नहीं तो ये आपके एनवायरनमेंट को डिस्टर्ब कर सकते हैं। यूज़ ऑफ क्लीन फ्यूल्स लाइक CNG, बिकॉज बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल कोजेस ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट प्रोड्यूस होता है बच्चों। इसमें क्या होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट में कि ग्लोबल वार्मिंग हो सकता है, मतलब कि अर्थ का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ हो जाता है, विच इज़ वेरी वेरी हार्मफुल टू द एनवायरनमेंट। तो जब हम किसी भी तरह का ये फ्यूल यूज़ करते हैं, फॉसिल फ्यूल्स, तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होने के चांसेस होते हैं, एंड इट इज़ अ ग्रीन हाउस गैस। एन असेंबली ऑफ डिवाइस लाइक सोलर सेल वुड हैव कोज एनवायरमेंटल डैमेज। अब हमने देख लिया कि भाई आपके पास सोलर एनर्जी है, सोलर एनर्जी क्लीन फ्यूल है, क्लीन, उसमें किसी भी तरह का आपको ग्रीन हाउस गैसेस प्रोड्यूस नहीं होते हैं, कुछ भी नहीं। लेकिन जहाँ पर कोई ऐसी इंडस्ट्री होगी जिसने सोलर पैनल को प्रोड्यूस करने के लिए बनाई हुई, वो इंडस्ट्री तो होगी जो इस तरह का पॉल्यूशन करती होगी। तो एनवायरमेंटल कंसिक्वेंस आपको बहुत ध्यान में रखने वाली बात है। एंड द लास्ट इज हाउ लॉन्ग विल एनर्जी सोर्सेस लास्ट, कब तक ये एनर्जी आपके पास रहेगी। सो द सोर्सेस ऑफ एनर्जी कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल, आप जैसे जानते ही हैं।
रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज वो हैं जिसको आप बार बार रिन्यू कर सकते हैं, मतलब कि विंड एनर्जी है, वाटर एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी है, ओशन थर्मल एनर्जी है, सोलर एनर्जी है। ये सब एनर्जी कभी ख़त्म नहीं होने वाली, ये सब आपके लिए बनेगी रिन्यूएबल एनर्जी। देयर इज़ नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज जिसके बारे में आप जानते ही हैं, फॉसिल फ्यूल्स, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये कभी ना कभी ख़त्म होने ही वाले हैं। So continuous use of non-renewable sources of energy is matter of concern because ultimately the deposit of these sources will be completely finished. On the other hand, renewable source of energy will last forever, like sun energy will be available for very long period of time, 5 billion years अभी तक आपके पास सन रहने वाला है। ठीक है, सो ये था आपका एक चैप्टर नंबर 14 जो अभी ख़त्म हुआ। आपको एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर जो भी हैं, ठीक है, वो आपको लिख देने हैं आपकी साइंस की नोटबुक में। ठीक है, चलो बाय बाय एवरीवन।